अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस के अंदर। आज का हमारा जो वीडियो है दिसंबर 2020 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर है। इसका पहला भाग हमने पढ़ लिया था। पहले भाग में हमने जितने भी शॉर्ट पॉइंट्स थे जो कि इसमें दे रखे थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इसका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। और अगर आप इस मैगजीन की PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएएस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको आरएएस आईएएस से रिलेटेड जो जितनी भी किताबें हैं, मैगजीन्स हैं और जो मेरे द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स हैं वो सभी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस चैनल के नाम से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। पहला हमारा है 15वां G20 शिखर सम्मेलन। तो देखिए G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप 20। इसके अंदर जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं यानी कि ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था डेवलप्ड है, ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। भारत भी इसका सदस्य है। अब भारत क्यों सदस्य है? भारत की तो अर्थव्यवस्था विकसित नहीं है, लेकिन हम ग्रोइंग इकोनॉमी है या इमर्जिंग इकोनॉमी आपने नाम सुना होगा, इसीलिए भारत को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप देखें तो इसमें सदस्य देश जो हैं उसमें 19 तो देश है और एक आपका यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, परमानेंट जो है इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और इसके अलावा देखिए इसमें और कौन कौन से देश हैं तो आप जानते हैं, जैसे परमानेंट हमने देखा कि डेवलप्ड इकोनॉमी है तो USA है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इस प्रकार के देश इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप कोई कहे तो पाकिस्तान इंक्लूडेड है क्या, नेपाल है क्या, तो ऐसे देश इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि इसका जो सम्मेलन है, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो शिखर सम्मेलन है ये आपका वर्चुअल हुआ होगा, क्योंकि अभी सारी चीज़ें वर्चुअल हो रही हैं कोविड के चक्कर में। और इसका मुख्य मुद्दा भी जो था वो यही था, कोविड महामारी से कैसे निपटा जाए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका जो है विषय क्या था या थीम क्या थी, तो आप लिख सकते हैं सभी को 21वीं सदी में अवसर प्रदान करना या रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है। और महामारी वाला ही इससे कैसे निपटें, ये इसका मुख्य था। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगी, इसके जो है ना काम करने के यानी इसके वर्किंग के 2 ट्रैक्स होते हैं, 2 ट्रैक ही बोलते हैं उसको। एक होता है आपका फाइनेंस ट्रैक, ठीक है, फाइनेंस ट्रैक, और दूसरा होता है आपका शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक, ये शेरपा वाला मैंने आपको अक्टूबर की क्रोनोलॉजी में भी पढ़ाया था। तो अब देखिए कि जो फाइनेंस ट्रैक होता है ये क्या करता है कि जितने भी देशों, ये जो देश इसके सदस्य हैं उनके जितने भी बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, तो उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करना या इनको सलाह वगैरह देना, उन मुद्दों पर डिस्कस करना, फाइनेंस के मुद्दों पर डिस्कस करना, ये फाइनेंस ट्रैक का काम होता है। अगर हम शेरपा ट्रैक की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि राजनीतिक रूप से कैसे जो है परिवर्तन लाया जाता है, पॉलिटिकल इंगेजमेंट, जुड़ाव, ठीक है, एंटी करप्शन, इसके ऊपर कैसे काम किया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इनके ऊपर जो बातचीत होती है वो शेरपा ट्रैक में होती है। तो अगर आप देखें तो ये जो शेरपा होते हैं इसमें ये नाम दिया गया है ऑफिशियल्स को। हर देश का एक शेरपा नियुक्त होता है। तो 2018 में हमारे जो RBI के गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उनको जो है भारत की तरफ से शेरपा नियुक्त किया गया था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2023 के अंदर भारत के अंदर जो है ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और 2021 के अंदर इटली में इसका आयोजन किया जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 2020 का सम्मेलन कहाँ हुआ, 2021 का कहाँ हुआ। तो अभी हाँ, 2020 का तो हमने बताया नहीं। 2020 का सम्मेलन जो है आपका सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की है। वर्चुअल हुआ है लेकिन अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। तो ये हो गया आपका G20 शिखर सम्मेलन। सेकंड चलते हैं, जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति निर्वाचित। ये न्यूज़ भी हमारे लिए देखिए इंपॉर्टेंट है कि जो बाइडेन जो है ये अमेरिका के 46th जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अमेरिका के बारे में 2-3 चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। देखिए अमेरिका जो है सबसे पुराना लोकतंत्र है, ठीक है, सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। और कहीं का अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला है तो वो अमेरिका का है, और सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान जो है वो भारत का है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश जो है वो अमेरिका है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो भारत है, ठीक है। अब सवाल हमारे लिए ये भी हो जाता है, एक तो देखिए कि ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की, लेकिन हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में क्या असमानताएं या समानताएं हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो कितनी भी बार के लिए जो है निर्वाचित किया जा सकता है, यानी कि एक जो व्यक्ति है वो कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन वहाँ पर 2 बार ही, यानी 2 टर्म के लिए ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे हम। उसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ जो राष्ट्रपति है उसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, जबकि वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। हाँ, अब देखिए कि यहाँ पर जो है
हम जो चुनाव करवाते हैं, हमारा जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, यानी कि हम डायरेक्टली राष्ट्रपति को चुनने के लिए नहीं जाते हैं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वही राष्ट्रपति को चुनते हैं। अमेरिका में भी ऐसा ही होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अमेरिका का जो नागरिक है जब वो वोट देने जाता है थोक के भाव वोट दे करके आता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे उपराष्ट्रपति का भी वोट उसी के द्वारा दिया जाता है, गवर्नर्स यानी कि हर प्रत्येक स्टेट के जो गवर्नर्स का वोट होता है, मेयर का वोट होता है, वो भी वही देता है। एक साथ सारी वोटिंग हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो जो बाइडेन जो हैं ये अभी 46वें राष्ट्रपति बने हैं। किसको हराया इन्होंने? पहले तो इनकी पार्टी का नाम जान लेते हैं। इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी के थे वो थी रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। और हाँ, तो ये जो है, हाँ, इसमें जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो जो है अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे हैं। उम्मीदवार का चेहरा उनके सामने है, लेकिन वोट वो किसको देते हैं? प्रतिनिधि को। जब वो प्रतिनिधि होते हैं वो एक इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म कर लेते हैं और उस इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा जो है वो अपने उम्मीदवार का उनका चयन होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है इसमें। अच्छा, अमेरिका के अंदर जो है वहाँ की जो संसद होती है उसको क्या कहते हैं? ये एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, उनकी संसद को कहा जाता है कांग्रेस, जिसके अंदर के 2 सदन होते हैं। एक तो बड़ा सदन है, ऊंचा सदन है, उसको कहते हैं सीनेट, और जो लोअर सदन है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। अब आप देखिए जो बाइडेन के बारे में कुछ है कि ये पेंसिल्वेनिया के हैं और ये जो है 78 वर्ष के यानी कि अब तक के सबसे उम्र दराज जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब देखिए एक उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित हुई हैं वो है कमला हैरिस, ठीक है। हमारे भारत मूल की हैं वो। इनके पिता जो हैं वो तो ब्रिटिश नागरिक जमैका के थे और इनकी माता जो है वो तमिलनाडु से थी, ठीक है। इसीलिए जो है ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये भी जो है हमारे भारत से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये देखिए कि हमारे अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं और पहली अश्वेत एशियाई अमेरिकी तथा अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति ये होंगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं हम, हाँ, चुनाव प्रक्रिया पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति का पद जो है नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट यानी कि वहीं जन्म होना आवश्यक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है सिटीजनशिप ले ली, आपका जो है नेचुरल बॉर्न वहाँ पर होना चाहिए, तभी आप जो है इसकी उम्मीदवारी दे सकते हैं, ठीक है। और जो 14 वर्ष, कम से कम 14 वर्ष तक उसने अमेरिका में निवास भी किया हो। अब देखिए यहाँ द्विदलीय प्रणाली है, यानी 2 पार्टी सिस्टम है। 2 ही पार्टियाँ हैं यहाँ पर, एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक। भारत की बात करें तो भारत एक मल्टी पार्टी जो है सिस्टम है, ठीक है। कई सारी यहाँ पर पार्टीज़ होती हैं। पार्टी का प्रत्याशी चुनने के लिए प्राइमरी तथा कॉकेसस तरह के चुनाव कराए जाते हैं। प्राइमरी चुनाव राज्य सरकारों के अंतर्गत कराए जाते हैं जिसमें अनेक प्रत्याशी होते हैं। ये खुले अथवा बंद रूप से कराए जा सकते हैं, जबकि कॉकेसस सिस्टम में चुनाव पार्टी की ओर से पार्टी के समर्थकों द्वारा जो है वो कराए जाते हैं। तो ये 2 सिस्टम है, पार्टी सिस्टम है एक, और प्राइमरी चुनाव सिस्टम है, और एक जो है कॉकेसस प्रणाली है। इसके बाद दोनों पार्टियों द्वारा अपने प्रत्याशियों की अंतिम घोषणा उनके नेशनल कन्वेंशन में की जाती है। अच्छा, एक बात और, हमारे यहाँ चुनाव कराते हैं चुनाव आयोग, लेकिन वहाँ ऐसा कोई चुनाव आयोग है नहीं। वाशिंगटन डीसी जो है वहाँ पर जो है एक नेशनल आर्काइव्स करके है, वही इस चुनाव को जो है सत्यापित करता है, सर्टिफाइड करता है, ठीक है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। और क्या है देखते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है। आम मतदाता 50 राज्यों तथा वाशिंगटन डीसी से निर्वाचक मंडल ही चुनाव करते हैं। 538 सदस्य होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने बता दिया है जो भी इंपॉर्टेंट इसमें था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है चीन सहित 15 देशों ने RCEP समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें मेरा एक आर्टिकल भी था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये RCEP क्या है? तो देखिए RCEP जो है ये फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार के लिए जो है एक समझौता है। इसमें भारत ने आने से इनकार कर दिया है। भारत को ये भय था कि भाई अगर हम आयात शुल्क हटा देंगे, आयात शुल्क समझ रहे हैं आप, जैसे कि किसी देश से हम आयात करते हैं तो उस पर हमारा कोई ना कोई टैक्स हम लगाते हैं, ठीक है, जिससे हम जो है हमारे घरेलू उद्योगों को बचा सकें। अगर हम टैक्स ना लगाएं तो उसका क्या फ़ायदा है? तो देखिए छोटे देशों को तो फ़ायदा हो जाएगा। जैसे अगर हमारे यहाँ वियतनाम से कोई चीज़ आ रही है तो वियतनाम की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और उनका प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट ही होता है। लेकिन अगर हम चाइना जैसे देशों की बात करें जो कि बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर हम आयात शुल्क भी हटा देंगे तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। इसीलिए जो है भारत ने RCEP के अंदर जाने से इनकार कर दिया है। और अभी जो है RCEP के अंदर
चीन की क्या कहें नेतृत्व के अंदर 15 देशों में, जिसमें आसियान के 10 देश भी शामिल हैं। अब आसियान के 10 देश कौन कौन से हैं, इसके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन्होंने भी जो है इसमें हस्ताक्षर करके इसको अपना लिया है। तो देखिए इसमें होगा क्या, इसमें सम्मिलित राष्ट्रों में देखिए 10 तो आसियान के राष्ट्र हैं, उसके अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें सम्मिलित हैं। आरसीईपी में मुख्यतः वे देश सम्मिलित हैं जिन्होंने आसियान देशों के साथ पहले से ही एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। ठीक है, आरसीईपी से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं? इसके द्वारा आरसीईपी राष्ट्रों ने संरक्षणवादी कदम उठाने की बजाय अपने बाजारों को खोलने का निर्णय लिया है। संरक्षणवादी कदम क्या होते हैं कि भाई हम बाहर से जो है इंपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट करेंगे भी तो उन पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा देंगे, आयात शुल्क ज़्यादा लगा देंगे। ये होती है संरक्षणवादी नीति। एक होती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका मतलब ये है कि आयात शुल्क को धीरे धीरे कम करके बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, यानी मार्केट एक दूसरे देशों के लिए खोल दिए जाएं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। तो दूसरा है यह मुक्त व्यापार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 29% जो है वो कवर करता है। आरसीईपी जो है आगामी 20 वर्षों में आयात पर लगने वाले शुल्क को पूर्णतः समाप्त कर देगा। आप देख लीजिए, ये इसका टारगेट है। आने वाले 20 सालों में आयात पर लगने वाले हर शुल्क को ये लोग समाप्त कर देंगे। इस समझौते में बौद्धिक संपदा, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, ई कॉमर्स और पेशेवर सेवाओं से संबंधित प्रावधान भी दिए हुए हैं, यानी कि सभी प्रकार की चीज़ें कवर कर रहा है ये। इसे चीन के नेतृत्व में एक वैकल्पिक व्यापार समझौता माना जा रहा है जो वाशिंगटन व्यापार पहल को कमतर कर सकेगा। ठीक है, अब भारतीय पक्ष क्या है? भारतीय पक्ष मैंने आपको बता ही दिया कि जो है 2019 में भारत ने खुद को जो इससे अलग कर लिया था। भारत की चिंता का प्रमुख कारण आयात में वृद्धि के विरुद्ध अपर्याप्त संरक्षण भी है, जिसके कारण भारतीय उद्योगों को भय है कि आरसीईपी में सम्मिलित होने से भारतीय बाजारों में चीन के सस्ते उत्पादों की संख्या अत्यधिक बढ़ सकती है। ठीक है, आरसीईपी राष्ट्रों ने इस बात पर सामूहिक रूप से सहमति व्यक्त की है कि भारत इसमें सम्मिलित होने के लिए कभी भी जो है आवेदन कर सकता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि उन्होंने कहा है कि आपका जब मन हो आप इसमें आ जाइएगा, आपका वेलकम है, लेकिन जो है इसमें हमको लॉस है, इसीलिए जो है भारत ने इससे स्टेप आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, WHO ने सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करने के लिए वैश्विक रणनीति जो है उसको जारी किया है। तो देखिए सर्वाइकल कैंसर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए सर्वाइकल कैंसर यानी कि भारत के अंदर अगर अपन देखें तो करीबन आई थिंक 6.5% जो कैंसर से मौतें हैं, तो उसमें से 6.5% तो सर्वाइकल कैंसर से ही मौतें होती है और महिलाओं को ये कैंसर होता है। तो ये जो है इसीलिए जो है अभी देखिए ग्लोबल स्ट्रेटजी टू एक्सेलरेट द एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ये इसका शीर्षक है। WHO ने सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक रणनीति जारी की है। अब देखिए WHO ने जो है 2020 के लिए एक रणनीति ये जो है इसको बनाया है कि इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा। तो देखिए WHO जो है, पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है 1948 में की गई थी और आई थिंक 7 अप्रैल को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये याद रखना है हमको। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। WHO ने हमको जो है टीबी का टारगेट भी दिया था, उसके 5 वर्ष पूर्व ही हमने जो है उसको जो है 2020 कर लिया था। 2025 का टारगेट था, 2020 कर लिया था, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अक्टूबर के अंदर हमने शायद इसको पढ़ा था, अक्टूबर क्रोनोलॉजी में। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि देखिए जो इसकी एक गवर्निंग बॉडी जो होती है WHO की, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये इसकी शासी निकाय है। तो उसका 73वां जो असेंबली हुई थी, इसके समापन के अवसर पर WHO द्वारा जारी इस रणनीति को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर का समर्थन प्राप्त है। IARC WHO की इस पहल के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य, तकनीकी मटेरियल प्रदान करने के साथ ही इस रणनीति को लागू करने के लिए नीति निर्माताओं विशेषज्ञों को अपडेट प्रदान करेगा। ठीक है, इसका टारगेट देखिए क्या है, लक्ष्य बता रहा है ये कि वर्ष 2050 तक 40% से अधिक नए मामलों की स्क्रीनिंग, टीकाकरण और उपचार द्वारा जो है उसको कम करना। 15 वर्ष की आयु की 90% लड़कियों का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का जो है टीकाकरण करना। 35 से 45 वर्ष के मध्य 70% महिलाओं की स्क्रीनिंग करना। उच्च प्रदर्शन परीक्षण उपयोग करना। सर्वाइकल प्री कैंसर और कैंसर के उपचार के लिए 90% तक पहुंच बनाना, जिसमें उपशामक देखभाल यानी पैलिएटिव एयर को भी जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये मैंने आंकड़ा आपको बता ही दिया। देखिए भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के सभी प्रकार के कैंसरों का 6.29% है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके लिए, और हाँ भारत में इससे जो मौतें होती है उसका हिस्सा है 1/4
यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसीलिए इसको ख़त्म करने के लिए ये लोग इतना वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य रक्षा संधि हेतु वार्ता। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है कि हम देखते हैं कि एशिया पैसिफिक यानी कि एशिया प्रशांत जो रीजन है वहाँ पर चाइना अपना दखल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, चाइना तो जो है एक साम्राज्यवादी देश है, तो हर जगह ही वो जो है अपने पैर पसारने की कोशिश करता है। भले आप देख लीजिए पैसिफिक ओशन के अंदर पार्सले आइलैंड्स, पार्टले आइलैंड्स, इनके ऊपर देख लीजिए फिलीपींस ने भी इसके ऊपर केस कर रखा है, और इंडियन ओशन में भी जो है ये अपने जो कहते हैं सीपैक के द्वारा जो है हमारे इंडिया को भी कवर करना चाहता है। तो ये इसके साम्राज्यवादी नीतियाँ हैं। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साथ में मिलकर के जो है इससे मुकाबला करने के लिए एक रक्षा संधि को जो है उन्होंने वार्ता की है उसके लिए। तो हालांकि इतना इम्पोर्टेंट अपने लिए तो है नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है बस। श्रीलंका में 20वां संविधान संशोधन पारित। तो देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी जो है इससे जो है राष्ट्रपति को पावर्स जो है ना उसको इंक्रीज़ किया गया है। इस संशोधन का महत्व देखिए, इस संविधान संशोधन के द्वारा श्रीलंका के राष्ट्रपति की शक्तियों का असीम विस्तार किया गया है। इस संशोधन के तहत देश की प्रमुख नियुक्तियों को करने में संसद की भूमिका को छीन लिया गया है। इस प्रकार श्रीलंका में अब जजों व पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति में संसद की भूमिका नहीं होगी। इसके साथ ही वर्ष 2015 में विधायिका को असीम संशोधन करने की शक्ति भी समाप्त कर दी गई है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है शक्तियाँ किसको दी गई है, श्रीलंका के राष्ट्रपति को, और जो शक्तियाँ विधायिका के पास थी यानी संसद के पास थी उसको जो है वो लगभग छीन लिया गया है। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं जानना इस संविधान संशोधन के बारे में। नेक्स्ट है म्यांमार में आम चुनावों में आंग सान सू की के दल को पूर्ण बहुमत जो है वो मिला है। इनके दल का नाम क्या है, याद रखिएगा, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में। जो है आंग सान सू की जो है उनके दल का जो नाम है वो है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, NLD। इन्होंने दूसरी बार सत्ता में वापसी के लिए पर्याप्त सीटों पर जो है वो जीत हासिल कर ली है। क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, इसलिए हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, म्यांमार से भारत के किन जो राज्य हैं उनकी सीमाएं लगती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे लिए, हाँ देखिए, म्यांमार में द्विसदनीय संसद की स्थापना जो है जनवरी 2011 में की गई थी। इसके उच्च सदन को हाउस ऑफ नेशनलिस्ट में 224 सीटें हैं, जबकि जो निम्न सदन है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है उसमें 440 सीटें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य जो है शांति समझौता हुआ। सो देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये जो है नागोर्नो काराबाख जो रीजन है ये कौन से क्षेत्र में या किन दो देशों के बीच जो है तनाव का कारण है। तो देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान जो है इन दो देशों के मध्य जो है ये जो रीजन है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख, ठीक है, ये जो है तनाव का कारण है। और तनाव का मुख्य कारण ये है कि ये जो है ना एक क्या कहें उसको एथनिक यानी कि जातीयता के आधार पर जो है यहाँ पर जो है क्लैशेस चल रहे थे। तो देखिए यहाँ पर जो है इसकी ये जो रीजन है इस पे आर्मेनिया कहता है कि ये जो है हमारा रीजन है। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम, दोनों देशों के मध्य संघर्ष का कारण जातीय तनाव है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है मुस्लिम बहुल अजरबैजान के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो आबादी है वो क्या है, ईसाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, जनमत संग्रह भी कराया गया 1991 में, और जनमत संग्रह के द्वारा इन्होंने अपने आप को ऑटोनॉमस यानी कि स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन अजरबैजान जो है उसने जो है इस जनमत संग्रह को जो है वो स्वीकार नहीं किया। तो अभी जो है रशिया की सहायता से, रूस की सहायता से दोनों के मध्य जो है पीस डील हुई है। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि ये क्या है, नगोर्नो काराबाख क्या है, तो ये दोनों देशों के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड है, डिस्प्यूटेड रीजन है। ठीक है, तो देखो दोनों देश की जो सीमा पर यथास्थिति बनाए रखेंगे, इन्होंने क्या क्या डील में क्या क्या बातें हुई है। एक तो यथास्थिति बनाए रखेंगे, क्षेत्र में शांति रखेंगे, विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख तथा इस क्षेत्र को आर्मेनिया से जोड़ने वाला जो लांचिन कॉरिडोर है वहाँ पर रूस की सेना जो है शांति के लिए खड़ी की जाएगी, उसको वहाँ पे स्थापित या तैनात किया जाएगा। दोनों पक्ष जो है युद्ध बंदियों का आदान प्रदान करने तथा विस्थापितों की वापसी के कार्य के लिए नक्चविन से अजरबैजान तक जो है नया कॉरिडोर बनाएंगे जो रूस के नियंत्रण में होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस समझौते में अजरबैजान जो है, अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू। तो अजरबैजान अधिक लाभ की स्थिति में है क्योंकि उसने संघर्ष में खोए हुए अपने 15 से 20% तक के जो क्षेत्र है उसको जो है पुनः प्राप्त कर लिया है। और यह जो समझौता है विशेषज्ञों द्वारा इसको अजरबैजान की जीत के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। इसको थोड़ा नक्शे पर भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम नक्शे में लोकेट करें तो नक्शे में ये रही कैस्पियन सी,
और कैस्पियन सी के बाद में यहाँ पर है ये अज़रबैजान की राजधानी है वो है बाकू। और ये वाला जो रीजन है जिसको नगोर्नो कराबाख रीजन कहा गया है, ये दोनों देशों यानी आर्मेनिया और जो आपका ये अज़रबैजान है इसके बीच में ये डिस्प्यूटेड लैंड है, ठीक है। और ये जो है लांचिन कॉरिडोर है, जो कि ऑरेंज कलर से यहाँ पे यहाँ जो है ये कॉरिडोर दिख रहा है हमको, ये है लांचिन कॉरिडोर, ठीक है। तो ये टेरिटरी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे लिए यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जो है उसने गोल्डन वीज़ा को जो है मंजूरी दी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देखिए यूएई जो है उसने अभी 10 साल तक का जो वीज़ा है ये प्रोफेशनल्स को देने का जो है उसने घोषणा की है। प्रोफेशनल यानी कि जो इंजीनियर हैं या बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले हैं या फिर चिकित्सक हैं, ऐसे PhD धारक हैं, उन लोगों के लिए ये वीज़ा है। और भारत को इससे लाभ होगा क्योंकि भारत में कई लोग जो हैं भारत यानी कि विदेशों में माइग्रेट करते हैं। तो देश में प्रतिभाशाली लोगों को कामकाज के लिए आकर्षित करने के लिए यूएई सरकार के इस कदम से भारतीयों को काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे लिए यूएई ने निजी स्वतंत्रता के लिए इस्लाम कानूनों में राहत दी। यूएई जो है अभी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है और प्रोग्रेस करने का मेन कारण ये है कि वो जो क्या कहते हैं जो इस्लामिक कानून है उनके अंदर भी राहत दे रहा है, प्लस जो है मॉडर्नाइज कर रहा है अपने रीजन को। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूएई ने देश के इस्लामिक व्यक्तिगत कानूनों यानी पर्सनल लॉज में कई बड़े परिवर्तन करने की जो है वो घोषणा की है। यूएई सरकार द्वारा इस्लामी व्यक्तिगत कानूनों के में दिए गए परिवर्तनों के द्वारा अब विवाहित जोड़ों के साथ रहने यानी लिव इन की छूट भी दी गई है। 21 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को शराब पीने, बेचने या रखने की छूट भी दी गई है। इसके अतिरिक्त सम्मान के खातिर यानी ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो ये इतने सारी जो है इन्होंने जो है अपने यहाँ पर परिवर्तन किए हैं। पाकिस्तान की एक आतंकवादी विरोधी अदालत ने, अच्छा ये थोड़ा सा अलग हो गया यहाँ से, 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट है हमारे लिए हाफिज़ सईद को 10 वर्ष की सज़ा। तो ये जो है पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने जो है इसको ये जो 26/11 का जो मास्टरमाइंड था जमात उद दावा के सरगना हाफिज़ सईद को जो है टेरर फंडिंग के 2 मामलों में 10 वर्ष के कारावास की सज़ा जो है वो सुनाई है। इसके अतिरिक्त अदालत ने हाफिज़ सईद के 2 साथियों जफ़र इकबाल और याहिया मुजाहिद को 10 से 5 वर्ष के जेल तथा अब्दुल रहमान मक्की को 6 वर्ष का कारावास की सज़ा। ये हमारे लिए इतना काम का नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि जो है इसको वैसे भी जो है इसको हम टेररिस्ट घोषित करवाने के लिए UN के अंदर भी हमने पेशकश की थी और इसको अभी जो है पाकिस्तान की अदालत ने सज़ा दी है। नेक्स्ट है हमारे पास भारत संयुक्त राष्ट्र। अब हम भारत के कई देशों के साथ में अभी क्या संबंध चल रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहला तो है भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच में। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु निरस्तीकरण पर भारत के 2 प्रस्तावों को जो है अभी अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो प्रथम समिति है उनके द्वारा जो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट यानी परमाणु निरस्तीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत जो 2 प्रस्ताव हैं उनको स्वीकार किया है। उनमें जो स्वीकार किया गया है उसमें देखिए परमाणु हथियार क्लस्टर के तहत परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी प्रस्ताव तथा परमाणु खतरे को कम करने संबंधित 2 प्रस्ताव थे भारत के। एक तो आप क्या करो कि उपयोग को कम करो और उसके अलावा जो है उसके खतरे को उसको जो है उन 2 में कमी लाने के लिए भारत के 2 प्रस्ताव थे। परमाणु हथियारों के उपयोग के निषेध संबंधी प्रस्ताव में इसमें निरस्तीकरण पर सम्मेलन की बात की गई है ताकि किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार के प्रयोग पर रोक लगाई जा सके। कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त था। इसे 1982 के बाद से भारत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर, खतरे को कम करने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है। प्रस्ताव ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग करता है जिसमें परमाणु हथियारों को डी अलर्ट और डी टारगेट करना सम्मिलित है। इस प्रस्ताव को भी 1998 में प्रस्तुत किया गया था। तो भारत निरंतर इस दिशा में काम कर रहा है। नेक्स्ट है भारत और इटली के संबंध। तो देखिए यहाँ पर भी जो एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था और इसमें भाग लेने वाले नेता हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो और इटली के प्रधानमंत्री जो थे ग्यूसेप कॉन्टे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इनकी क्या बातचीत हुई है, कोविड-19 के अतिरिक्त जो राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, G20 में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए और 2021 से 2024 तक के लिए द्विपक्षीय रिश्तों का एजेंडा भी तैयार करना है कि भाई किस तरीके के आगे हमारे संबंध होने चाहिए। इस अवसर पर दोनों देशों ने ऊर्जा, मत्स्य समस्या, फिशिंग, जहाज निर्माण, डिज़ाइन इत्यादि के क्षेत्रों में 15 आपसी समझौतों पर जो है हस्ताक्षर किए। याद करने जैसा कुछ नहीं है, संबंधों के अंदर जो है प्रगाढ़ता लाने के लिए जो है इटली के साथ में वार्ता की गई है। ऐसा ही एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो है भारत और लग्जमबर्ग के साथ में भी हुआ है। लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है आप हमको लिख के बताएंगे। तो आप देखिए इसका आयोजन भी वर्चुअली किया गया और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, जेवियर बेटल इनका नाम है।
ये भी वही कोविड, ग्रीन फाइनेंसिंग, अंतरिक्ष अनुप्रयोग, डिजिटल नवाचार, स्टार्टअप, जितने नाम याद आते हैं आप सारे लिख सकते हैं आप। स्टार्टअप है, नवाचार है, ठीक है, डिजिटल जो नवाचार हैं, ग्रीन फाइनेंसिंग, वित्तीय प्रौद्योगिकी, फला फला। ISA में शामिल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की लग्जमबर्ग की घोषणा का भारत ने स्वागत किया। इसे आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, नेक्स्ट है समझौता। इस वर्चुअल द्विपक्षीय सम्मेलन के दौरान वित्तीय सेवा उद्योग में सहयोग संबंधित देश में प्रतिभूतियों के बाजार का रखरखाव, स्थानीय बाजार में इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस व ग्रीन फाइनेंस में सहयोग हेतु जो है 2 MOU जो है उनको भी साइन किया गया है। इसके साथ ही भारत व लग्जमबर्ग की कंपनियों के बीच आपसी व्यापार सहयोग का समर्थन व विकास के लिए इन्वेस्ट इंडिया व लिक्सोनोवेशन के बीच MOU किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है देख लीजिए। इसमें बता रखा है कि लग्जमबर्ग जो है पश्चिमी यूरोप का एक देश है जो चारों ओर भू सीमा से घिरा हुआ है, यानी कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। यह पश्चिम और उत्तर में बेल्जियम, पूर्व में जर्मनी, दक्षिण में फ्रांस के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। ये आप जो है गूगल पे देखिएगा मैप के अंदर। फिर है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। चीन ने लॉन्च किया विश्व का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह यानी सैटेलाइट। 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो है उसको जो है लॉन्च किया है। चीन ने इस प्रयोग को शेंजी प्रांत स्थित जो इनका ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च किया है। इसका नामकरण जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के नाम पर किया गया है। इसका विकास जो है चेंदुंग गॉन्गसिंग एरोस्पेस टेक्नोलॉजी तथा बीजिंग मेनोस्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अब ये हमारे लिए इतना काम का नहीं है। इससे होगा क्या कि देखिए 6G तकनीक द्वारा इंटरनेट स्पीड 5G की तुलना में 100 गुना अधिक होने की आशा है। इसकी आवृत्ति का विस्तार जो है बैंड 5G के मिलीमीटर वेव आवृत्ति से टेराहर्ट्ज आवृत्ति तक किया जाएगा, यानी कि ये इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है नासा और स्पेसएक्स का कॉमर्शियल क्रू मिशन लॉन्च। तो ये स्पेसएक्स किसकी कंपनी है ये आप बताएंगे हमको कमेंट सेक्शन में। तो नासा और स्पेसएक्स का कमर्शियल क्रू मिशन जो है उसको जो है लॉन्च किया गया है। इसके तहत नासा ने स्पेसएक्स के साथ मिलकर टेस्ला द्वारा तैयार किया गया फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रक्षेपित किया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, इनके नाम दे रखे हैं, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, को अंतर्राष्ट्रीय जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ISS पर जो है पहुंचाया जाएगा। यहाँ इसको रेजिलियंस नामक क्रू ड्रैगन कैप्सूल ISS के साथ सफलतापूर्वक डॉक जो है ये हुआ है। ये नासा का पहला मिशन है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए निजी अंतरिक्ष यान की मदद ली जा रही है। टेस्ला कंपनी निजी व्यक्ति की है, उस व्यक्ति का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चीन ने चंद्रमा से चट्टानों का सैंपल लाने के लिए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। और कौन सा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है तो ये है चांगई 5 लूनर प्रोब। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है अब देखिए यहाँ पर जो है चीन जो है 2030 तक चंद्रमा पर मानव बस्ती यानी ह्यूमन कॉलोनी बसाने की योजना बना रहा है। चाइना देख रहा है तो चाइना कर भी सकता है। फिर है चंद्रमा से सैंपल लाने का अंतिम मिशन 1976 में हुआ था जब सोवियत संघ का लूना 24 मेरी क्रिसमस अर्थात सी ऑफ क्राइसिस चंद्रमा से सैंपल पृथ्वी पर लाया था। अब है इंटरनेशनल न्यूज़, जो शॉर्ट न्यूज़ हैं वो देख लेते हैं कुछ। भारत कजाकिस्तान के मध्य जो है MOU हुआ है, किसके लिए? भारतीय अनुदान सहायता के लिए। ठीक है, इसका नाम है इंडियन ग्रेट असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन कजाकिस्तान। ठीक है, ये 2021-22 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद के सदस्य के रूप में भारत के आगामी कार्यकाल बहुपक्षीय पर आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कोरोना वैक्सीन खरीद हेतु बांग्लादेश का भारत के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भारत के साथ जो है कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक खरीदने के लिए समझौता किया है। बांग्लादेश सरकार ने एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किए जा रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन की संभावित कोविशील्ड की 3 करोड़ खुराक प्राप्त करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और बांग्लादेश की जो है वैक्सीन को के साथ जो है वो समझौता ज्ञापन जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। गिलगित बाल्तिस्तान के बारे में क्या है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने POK स्थित जो गिलगित बाल्तिस्तान है को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की जो है घोषणा की है और ये ऐसे काम ये लोग करते ही रहते हैं। भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने यहाँ के 23 विधानसभा क्षेत्रों में जो है चुनाव भी करवा लिया है।
सो नेक्स्ट आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी और बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं कल के वीडियो में, जहां हम राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह आप चैनल के साथ में बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू।